इस समय हम लोग ग्रेविटेशन की थ्योरी अभी कंप्लीट किया। आप लोगों ने देखा होगा जो यूट्यूब चैनल लेक्चर्स ऑफ एस पी मिश्रा में 3 पार्ट में ग्रेविटेशन की पूरी थ्योरी कंप्लीट हुई है। अब उसके बाद न्यूमेरिकल का नंबर है। एक चीज़ ये जान लीजिए, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझने के लिए न्यूमेरिकल का करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे चीज़ें थ्योरी एक तरीके की याद करने जैसी होगी, और याद करने से बहुत दिनों दिमाग में नहीं रहने वाली चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। कैसे क्या फार्मूलों का यूज किया जाता है वो चीज़ नहीं क्लियर होगी, क्योंकि थ्योरी पोर्शन का मतलब है प्रिंसिपल को समझना, फंडामेंटल समझना, और ये पोर्शन जनरल फिजिक्स का होता है जो कि जहाँ पे हम लोग फार्मूलों को यूज करते किस तरीके से उसका यूज किया जाता है, और उसके साथ प्रॉपर यूनिट में यूज करना। और उसके साथ ही हम लोग जानते हैं फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं वो सारे के सारे कैलकुलेशन एमकेएस सिस्टम पे होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के एफजी रेशियो एफई निकालना है। एफजी रेशियो एफई का मतलब ग्रेविटेशन फोर्स, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी ट्वेल्थ में जाकर के पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि उनका अपना मास है उस कारण से उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। अगर Fg की बात किया जाए तो Fg क्या हो जाएगा, कैपिटल G mE/mP अपान आर स्क्वायर, ये Fg हो जाएगा। और Fe की बात किया जाए तो K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसका मतलब Fg अपान Fe जो होगा वो हो जाएगा कैपिटल G mE/mP अपान आर स्क्वायर, K Q1 Q2 आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब अगर वैल्यू रखेंगे तो G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, mE मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, और उतना ही प्रोटॉन पे होता है। यहाँ पे एक चीज देखना होगा, 9 से हमने 9.1 को अप्रॉक्सीमेट कैंसिल कर दिया। 1.6 को अगर 4 टाइम्स करेंगे तो 6.4 आएगा लगभग, इसको कैंसिल कर दिया। और 1.6 को 1.67 से अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि हमें पावर निकालना है, पावर को कैलकुलेट किए तो 4.10⁻40। अब अगर यहाँ का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लें तो ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये वैल्यू अराउंड 4.23 के आसपास कुछ आती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इससे 10⁻40 टाइम्स लार्जर है, या कह लीजिए जो ग्रेविटेशन फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 10⁻40 टाइम्स जो है वो लेस है। तो ये रेशियो इसका आया यहाँ पे Fg अपान Fe का। कहने के इसका मतलब सीधे ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स से इतने टाइम्स 10⁻40 टाइम्स जो है वो लार्जर है। एक क्वेश्चन ये है कि मून का मास ये है, मून की रेडियस ये है, जी की वैल्यू ये है, तो जी स्मॉल जी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन मून की निकालना है।
तो मून के लिए अगर जी के लिए देखेंगे, मून के लिए तो आ जाएगा कैपिटल जी एम अपान आर एम स्क्वायर। जैसे अर्थ के लिए होता है कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। मास है 7.34 इंटू 10 पावर 22। सारी वैल्यू एम के एस में हम रखेंगे और ये आ जाएगा 1.75 इंटू 1.75 इंटू 10 टू द पावर 12। ये आ जाएगी। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो है 0.6 के आसपास आती है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू है, सारी वैल्यू रखने पे सॉल्व किया तो ये वैल्यू 1.6 के आसपास कैलकुलेट हो करके आती है। जैसे रेडियस के अर्थ के लिए हम लोग को निकाल सकते हैं जी एम ई अपान आर स्क्वायर, सारी वैल्यू रख के। वैसे मून के लिए निकाला तो मून के लिए जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10 पावर 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू यहाँ पे आएगी। एक क्वेश्चन ये है कि अर्थ पे किसी बॉडी का वेट जो है वो 100 kg वेट है, तो मार्स पे उसका वेट क्या होगा, जबकि उसका मास जो है अर्थ की मास का 1/10 है, रेडियस जो है उसकी हाफ है। तो अगर 100 kg की कोई चीज़ है तो मार्स पे उसका वेट क्या होगा। तो अगर अर्थ के लिए देखा जाए जी की वैल्यू तो कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, और अगर मार्स पे देखा जाए जी एम की वैल्यू तो क्या आ जाएगी कैपिटल जी एम एम अपान आर एम स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ से ट्रांसफर कर लेते हैं तो कैपिटल जी ये हो जाएगा एम ई बाई 10 और आर एम का हो जाएगा आर ई स्क्वायर, क्योंकि 2 है तो यहाँ बाई 4 हो जाएगा। अब अगर दोनों को डिवाइड करेंगे जी अपान जी एम, मार्स पे जो जी की वैल्यू है, मार्स पे जी की वैल्यू जो है जी मीन्स अर्थ की जी की वैल्यू का 5.4 है। वेट जो होता है वो m इंटू जी है, वो 100 जी के बराबर है। अब अगर वेट ऑन द मास देखेंगे m जी एम हो जाएगा, m और g की वैल्यू g अपान 0.4 हो जाएगी। mg की वैल्यू ऑलरेडी जो है वो हमारी 100 के बराबर है 0.4। कहने का मतलब मार्स पे उस बॉडी का जो वेट हो जाएगा वो 40 kg के बराबर आ जाएगा। तो जिस बॉडी का वेट अगर अर्थ पे 100 kg है, उस बॉडी का वेट जो है मार्स पे हो जाएगा 40 kg।
किया क्या गया, पहले अर्थ के लिए जी की वैल्यू, फिर मास के लिए जी की वैल्यू, दोनों का हमने रेशियो निकाल लिया और उस रेशियो को यहाँ पे नीचे पुट कर दिया, तो वहाँ से आ गई मास पे जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो 40 kg के बराबर आ जाएगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि किस हाइट पे जी की वैल्यू जो है वो हाफ हो जाएगी, अपनी अर्थ सरफेस की वैल्यू की हाफ हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि एट हाइट जी डैश की जो वैल्यू होती जी, तो जी डैश की वैल्यू हाफ होनी है में g/2, जी तो जी ही रहेगा, h हमको निकालना है RE, जी से जी कैंसिल हो गया तो 1/2 - 1 = -2h/RE। तो 4h = RE। तो हाइट जो आ जाएगी रेडियस की 1/4, अगर अर्थ सरफेस पे 1/4 हाइट पे चले जाएंगे तो वहां पे जी की वैल्यू जो है हाफ हो जाएगी अपनी ओरिजिनल वैल्यू की। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो रेडियस हम जानते हैं 6400 किलोमीटर होती है बाई 4। तो अगर 1600 किलोमीटर चले जाएंगे, इसको चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻6 मीटर। अगर इतनी हाइट पे हम चले जाएंगे अर्थ सरफेस पे तो वहां पे जी की वैल्यू जो है वो ओरिजिनल वैल्यू के हाफ में जो भी चेंज करने होंगे वो एक बड़े अमाउंट के चेंज होंगे। ऐसा नहीं कि 10, 20, 50 वैल्यूएबल चेंज, वहां पे कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं होगा। अगर चेंज देखना है तो उसके लिए हमें एक इनफ हाइट पे जाना होगा। तो अगर 1600 किलोमीटर ऊपर हम अर्थ सरफेस पे जाएंगे तो वहां पे देखेंगे जी की वैल्यू जो है ओरिजिनल वैल्यू की हाफ हो जाएगी। सेम एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी का वेट जो है W kg वेट है और वो अर्थ मतलब कि अर्थ की रेडियस के 3 गुना ऊपर चला जाता है, तो उसका वेट वहां पे क्या हो जाएगा। तो जी डैश की अगर वैल्यू वहां पे हाइट पे जा रहे हैं तो जी डैश की वैल्यू जी 1 - 2h/RE। पहले जी के लिए कैपिटल जी me/RE², जनरलाइज फार्मूला जी डैश की वैल्यू जी me/RE, r + h, RE + h का होल स्क्वायर, h की वैल्यू 3RE है तो RE + 3RE का स्क्वायर। यहाँ से मिल रहा जी डैश की वैल्यू g/16 है। तो वेट क्या हो जाएगा, जो W दिया है वो mg की वैल्यू है, mg की वैल्यू जो है वो W kg वेट है। अगर W डैश की वैल्यू निकालेंगे तो mg डैश होगा, mg डैश की वैल्यू जो है mg/16 है, mg की वैल्यू W है तो W/16 kg वेट। कहने का मतलब है कि अगर वो अर्थ सरफेस पे अर्थ की रेडियस के 3 गुना हाइट पे जा रहा है तो वहां पे जो उसका वेट हो जाएगा वो W/16 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वहां g की वैल्यू जो है वो अर्थ सरफेस की 16 टाइम्स कम हो जाएगी। मतलब 3 गुना जाने पे जो जी की वैल्यू है वो जी डैश की वैल्यू है वो g/16 हो जाएगी। इसकी वजह से उसका जो नेट वेट होगा वो W/16 के जी वेट के बराबर। क्वेश्चन ये है कि जो मास है 100 kg का है, एक 10⁴ kg में 10,000 kg का है और दोनों 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, तो किस पॉइंट पे इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो सपोज किया कि ये कोई पॉइंट P है, यहाँ से मान लीजिए r मीटर की दूरी पे, तो ये कितना हो जाएगा 1 - r के बराबर हो जाएगा।
ग्रेविटेशनल फोर्स हम जानते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। मीन्स इंटेंसिटी का मतलब यहाँ 1 kg रखा हुआ है, तो ये इसको इधर अटैक करेगा, ये इसको इधर। अगर इसे F1 ले लें, इसे F2 ले लें, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल G 100/r², और F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल G 10⁻⁴/1 - r², क्योंकि मॉड F1 इक्वल टू मॉड F2। ये हम दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड पे इक्वल होंगे, लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट होगा। F1 की मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल G 100/r²। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 kg वाला मास है उससे 1/11 मीटर की दूरी पे जो ग्रेविटेशन इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इससे 1/11 मीटर की दूरी पे जो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। क्लियर है कि मास छोटा है, बड़ा है तो बड़े वाले से दूर होगा और छोटे वाले से पास होगा, तभी जा करके फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि फोर्स ऑन द यूनिट मास। तो अगर छोटे वाले के पास होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, बड़े वाले से दूर होगा, तभी दोनों फोर्स जा करके बैलेंस होंगे जा करके। एक क्वेश्चन ये है कि मून का जो मास है वो इतने केजी है और मून के जो रेडियस है वो इतने मीटर है, तो वहाँ पे हमें एस्केप वेलोसिटी निकालनी है कि मून की एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। तो एस्केप वेलोसिटी हम जानते हैं v √g/mv/re के बराबर होती है। √g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, mv है 7.34 इंटू 10⁻22 और rm जो है 1.74 इंटू 10⁻6 है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2.37 के आसपास आएगा इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मून की जो एस्केप वेलोसिटी है वो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर है, और जबकि अर्थ की हम जानते हैं जो एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर के बराबर है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर है। और इसीलिए एक क्वेश्चन राइज होता है कि मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो एस्केप एनर्जी 4.2 जो है
किलोमीटर पर सेकंड के बराबर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और जब वहाँ 2.37 है, इसका मतलब जो उसकी एस्केप एनर्जी है वो इतनी इनफ नहीं है तो एटमॉस्फेयर को वहाँ पे जाकर के वो बाउंड कर सके। मीन्स बाइंडिंग एनर्जी जो है वो 4.2 किलो जूल के बराबर होनी चाहिए, जबकि उसकी 2.37 है, इसलिए वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं। अगर अर्थ से ले जाके वहाँ एटमॉस्फेयर डाला भी जाएगा तो वो भी वहाँ से एस्केप कर जाएगा, वहाँ से बाहर हो जाएगा, जबकि वहाँ स्टे नहीं रह पाएगा। यही रीजन है एस्केप वेलोसिटी इतनी कम होने की वजह से ही, एस्केप वेलोसिटी से अगर एस्केप एनर्जी हम निकालेंगे तो इतनी कम है, जितनी बाइंडिंग एनर्जी एटमॉस्फेयर के लिए चाहिए वो एनर्जी 4.2 जूल होती है। और न होने के कारण ही वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर, वहाँ पे कोई एयर नहीं है। और जबकि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है, तो जो अर्थ की है बाइंडिंग एनर्जी वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से अर्थ में एटमॉस्फेयर है, लेकिन मून में ऐसा कोई एटमॉस्फेयर नहीं।